कल 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल 25 साल की हो गई और इसके जो अभी सर्वमान्य नेता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इनकी उम्र लगभग 30-32 साल है। तो ऐसे में राजद का भविष्य और तेजस्वी यादव का भविष्य बिहार में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आइए इस पर हम लोग कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए उस वक्त, और इनफैक्ट 2010 में भी जब दोबारा नीतीश कुमार सत्ता में आए, उस वक्त राजद की स्थिति ऐसी थी कि अब वो खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब ये पार्टी खत्म हो गई। कई महान राजनीतिक पंडितों ने राजद का मरसिया भी पढ़ना शुरू कर दिया। एक समय हालत ये थी कि विधानसभा के भीतर राजद को इतनी सीटें भी नहीं थी कि उसको फॉर्मली लीडर अपोजिशन का दर्जा मिल सके। लेकिन फिर आया 2015 और वहां राजद नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, नीतीश कुमार सीएम बने। हालांकि वो गठबंधन 1-1.5 साल ही चला। उसके बाद फिर आया 2020 और 2020 के चुनाव में लालू यादव जेल में थे। सारा दारोमदार तेजस्वी यादव पर था। और जहां तक मुझे याद है कि तेजस्वी यादव ने अपने पूरे भाषण में, या कहे कि अपने राजनीतिक जो चुनावी यात्रा थी उस दौरान, उन्होंने कहीं भी लालू यादव का या राबड़ी देवी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था 10 लाख सरकारी नौकरी का, और ये मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। नतीजा 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जबकि दूसरी तरफ नीतीश जी थे, भाजपा थी, भाजपा का पूरा अपना सांगठनिक क्षमता था। उसके मुकाबले राजद की सांगठनिक क्षमता कहें या रिसोर्स कहें, वो बहुत कम था। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए, खास करके नौकरी का, 10 लाख सरकारी नौकरी का, उस मुद्दे में काम किया। अब सवाल है कि आगे क्या है, तेजस्वी यादव के लिए बिहार में आगे क्या है। तो उनके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो अभी युवा है। ये पारी नीतीश जी के लिए अंतिम पारी है। इसके बाद वो शायद इस बात की घोषणा भी कर चुके हैं, इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उनकी पार्टी में कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा जो उनकी जगह ले सके। रह गई भाजपा। भाजपा अपने तौर पर आगे आएगी, नए नेताओं को भी सामने लाएगी, लेकिन इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम में तेजस्वी यादव सबसे यंग नेता के तौर पर बिहार में और पॉपुलर नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। तो उनके पास अगला 25, 30, 35 साल है, जो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे कि क्या तेजस्वी यादव 90 के राजद और 2021 के राजद में कोई अंतर बनाना चाहते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, कल भी जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण से भी कुछ चीजें पता चलती है। लेकिन एक घटना है कि हाल ही में सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हुई दिल्ली में, और यहाँ सिवान में उनके बेटे उसामा से मिलने
तेज प्रताप यादव गए, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक तेजस्वी यादव उनके घर नहीं गए। क्यों नहीं गए? जबकि एक जमाने में मोहम्मद शहाबुद्दीन बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे राजद के, और मुस्लिम कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते थे, इस नाते भी वो थोड़ा कद्दावर होते थे। और ये माना जाता है कि राजद का जो कोर वोट बैंक है MY है, मुस्लिम और यादव। बावजूद इसके अगर तेजस्वी यादव मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर नहीं जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब निश्चित तौर पे ये निकाला जा सकता है कि वो उस इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं, जिस इमेज 90 वाले इमेज को लेकर आज भी मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा, इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा धड़ा राजद को नापसंद करता है या राजद की आलोचना करता है। तो ये भी एक कोशिश है जो मैं देख पा रहा हूं तेजस्वी यादव की तरफ से कि वो एक इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, जो मुझे लगता है कि अब वो पार्टी में नए लोगों को एंट्री देना चाह रहे हैं, ऐसे नए लोगों को जो यंग है, एनर्जेटिक है, पढ़े लिखे हैं। 2-3 नाम मैं लूंगा। जैसे आप राजद मीडिया में जब राजद का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा आप देखेंगे तो आपको मनोज झा दिखेंगे। मनोज झा DU में प्रोफेसर है, इंटेलेक्चुअल्स है, राज्यसभा में है। राज्यसभा में भी जब वो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, उससे इनको पार्टी का जो एक इमेज है वो एक सही तरीके से पेश कर पाते हैं। दूसरा नाम मैं लूंगा, एक जयंत जिज्ञासु है। जयंत जिज्ञासु JNU के स्टूडेंट रहे हैं और JNU स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में छात्र राजद की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। कमाल के वक्ता है वो, कभी आप उनका भाषण सुनिए YouTube पर, अद्भुत बोलते हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए JNU में, लेकिन अब वो बिहार में है, राजद में है। अभी उनको राजद ने कोई एक अहम पद भी दिया है। और जो मेरी जानकारी है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जो चुनावी स्ट्रैटेजी तैयारी करने वाली जो टीम थी, उस टीम के वो एक अहम हिस्सा है। फिलहाल कैमरे पर वो नहीं आ रहे हैं, कैमरे के पीछे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय है और इस तरह से वो काम कर रहे हैं। रितु जायसवाल जैसी नेता भी है जिनको राजद ने टिकट दिया, राजद ने अभी प्रदेश प्रवक्ता बनाया, उनको काफ़ी वो आगे कर रहे हैं, जगह जगह भेज रहे हैं। हाल ही में वो चंपारण आई थी एक हत्याकांड की जांच करने, हम लोगों ने उनसे बात भी की थी। तो कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि जो एक इमेज 90 वाली है राजद की, उससे वो बाहर निकले। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, ये एक पत्रकार के तौर पे या एक एनालिस्ट के तौर पे हम लोग ये बात कहते हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन के तौर पे तेजस्वी यादव बार बार इस चीज़ को नकारते हैं कि जंगल राज जैसी कोई चीज़ थी। कल के अपने भाषण में भी उन्होंने ये कहा कि 1990 से 2005 बनाम 2005 से 2018 का जो क्राइम का डेटा है NCRB का, वो उन्होंने सदन में रखा था और नीतीश सरकार कोई उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाई थी। मतलब ये कि वो लालू जी के विचार, लालू जी के आइडियोलॉजी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम लालू के विचार, जो सामाजिक समरसता कहें या सोशल जस्टिस कहें, जो लालू जी अपने टाइम पर लेकर आए थे, वो ठीक है, एक हद तक वो बात उनकी ठीक है। लेकिन शायद तेजस्वी यादव इस चीज़ को मानेंगे भी, और अगर नहीं मानेंगे तो शायद गलती करेंगे कि 1990 से अब लगभग 30 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और सोशल जस्टिस का 15 साल का दौर बीत चुका है, सोशल इंजीनियरिंग का 15 साल का दौर बीत चुका है। तो अब 30 साल बाद भी आप जब सिर्फ सोशल जस्टिस, सोशल इंजीनियरिंग की बात कह कर
लोगों को नहीं बरगला सकते। आपको वहाँ इकोनॉमिकल जस्टिस भी लाना पड़ेगा, आपको आर्थिक न्याय की बात भी करनी पड़ेगी। लोगों को पैसा चाहिए। लालू जी सोशल जस्टिस किए, लेकिन उस सोशल जस्टिस को आर्थिक न्याय में नहीं बदल पाए। लालू जी ने जो काम उत्तर भारत में और बिहार जैसे राज्यों में जो सोशल जस्टिस का काम हुआ है, यूपी में या बिहार में 90s के डिकेड में, वो काम बहुत पहले साउथ में हो चुका है। चाहे वो के कामराज हो या द्रविड़ आंदोलन हो, उस दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं वहाँ पर। आज हम लोग मिड डे प्लान यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई है। के कामराज जैसा विजनरी लीडर अपने समय में जब वो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, तभी वो मिड डे योजना जैसे मिड डे मील जैसी योजना लेकर चल रहे थे। शिवकाशी के इंडस्ट्रीज देख लीजिए तमिलनाडु के, एक से एक दलित इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलेंगे। उत्तर भारत में तो जो सोशल जस्टिस का काम है वो बहुत बाद में हुआ है, और ये निश्चित तौर पर बिहार में लालू यादव के आने के बाद और यूपी में मायावती और मुलायम सिंह के आने के बाद हुआ है। इसमें कोई इनकार की बात नहीं है, लेकिन वो सोशल जस्टिस अधूरा रह जाता है तब तक जब तक कि उसका कंसर्न, उसका संबंध आर्थिक न्याय से नहीं होता। बिहार इसमें पीछे रह गया, लालू जी भी इसमें पीछे रह गए, तेजस्वी यादव इसमें पीछे होते हैं, या वो सोशल जस्टिस, सोशल इंजीनियरिंग को इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के साथ जोड़ पाते हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आगे का उनका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि वो अभी युवा है और उनके पास अभी टाइम है सीखने का, सिखाने का, राजनीति करने का, कराने का। और अंत में सिर्फ एक बात कि राजनीति में कभी किसी का मर्सिया नहीं पढ़ा जाता, न पढ़ना चाहिए। सब कुछ फिनिक्स की तरह होता है, कब अपने ही राख से पैदा ले पता नहीं चलता। राजद का भी कभी यही हाल था 2005 और 2010 के चुनाव में, जैसा कि मैंने पहले कहा। लेकिन आज राजद बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इस नाते कल जब 25 साल पूरा हुआ राजद का, उस वक्त जब तेजस्वी यादव ने अपना स्पीच दिया, उस समय उनका जोश देखने लायक था। उम्मीद करते हैं कि वो लालू के विचार, सोशल जस्टिस के विचार, सोशल इंजीनियरिंग के विचार को भी, जो नीतीश जी का फॉर्मूला है, इस सब को लेते हुए जिस दिन उन्होंने इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को उसके साथ अटैच किया, उस दिन शायद तेजस्वी यादव का कारवां कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखिए क्या होता है। नमस्कार।